एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस फॉर यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज 26 जनवरी 2022 है और ये एडिटोरियल विजन आईएएस के डेली बेसिस करंट अफेयर सेगमेंट से लिया गया है। सो हमारा पहला टॉपिक है आज का, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। भारत में बड़े पैमाने पर ड्रोन के उपयोग और गुणवत्तापूर्ण कृषि को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन SMAM, इसका फुल फॉर्म होता है सब मिशंस ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशंस। ठीक है, मैकेनाइजेशंस, ठीक है, सब मिशंस ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशंस। सो याद रखना है फुल फॉर्म। ये दिशा निर्देशों में संशोधन भी किया गया है। ये जो SMAM है को छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि मशीनीकरण की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। सो ये क्वेश्चंस बन सकता है कि जो सब मिशंस ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशंस है, ये किन के लिए, किन को टारगेट करके इसको लॉन्च किया गया था। तो याद रखना कि सीमांत किसान, ठीक है, और छोटे किसान, ये दो किसानों को नज़र में रख करके इसको शुरू किया गया था। यह मिशन दुर्गम क्षेत्रों और ऐसे अन्य क्षेत्रों पर भी केंद्रित है जहां खेतों के लिए बिजली की बहुत कम उपलब्धता है। ठीक है, सो इसमें तीसरा एरिया भी है कि जहां पे पहुंच ना हो सके, ठीक है, बिजली का, मशीनीकरण का। क्लियर। प्रमुख दिशा निर्देशों में शामिल है कृषि से संबद्ध संस्थाओं को ड्रोन की खरीद के लिए 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। कस्टम हायरिंग केंद्रों को ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह केंद्र सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों और ग्रामीण उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। कृषि में ड्रोन का उपयोग नियमित गतिविधियां जैसे कीटनाशक छिड़काव, फसल निगरानी आदि, उन्नत गतिविधियों जैसे विभिन्न उपयोगों और लाभों के लिए मृदा और खेत विश्लेषण, अलग अलग पौधों की वृद्धि, स्वास्थ्य आदि, इनके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता व मशीन लर्निंग के माध्यम से स्मार्ट मशीनों का उपयोग किया जाता है। सो आप समझ गए इन सारी बातों से कि इन ड्रोन का उपयोग क्या है। देखिए, ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे व्यक्ति सीधे रूप से नहीं जा सकता। ठीक है, तो ड्रोन के माध्यम से हम एक जगह पर, ठीक है, ड्रोन में लगे हुए कैमरे से हम अपने मोबाइल में स्मार्ट स्क्रीन पे ये देख सकते हैं कि पत्तियां क्या है, क्या उसमें कोई रोग लगा है कि नहीं लगा है, उसमें किस खाद की आवश्यकता है, क्या पूरे क्षेत्र का स्थिति है। सो ये हमें काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए दिया है डायग्राम में कि ड्रोन के उपयोग और लाभ क्या हैं। सो देखिए, इनपुट का उचित उपयोग, बीज, उर्वरक, जल आदि। ठीक है, नेक्स्ट दिया है खतरों के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया करना, खरपतवार, कीट, कवक आदि से भी हम सचेत हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया है फसलों की देखभाल में समय की बचत, उपचार और क्रिया। ठीक है, और दिया है विकास की रियल टाइम मैपिंग एवं परिवर्तन दरों के अनुप्रयोग में सुधार। और लास्ट दिया है सटीक उपज अनुमान, कृषि भूमि की विशेषताओं में बढ़ोतरी, फसल की हानि कम करना इत्यादि। सो हमने डायग्राम से भी देख लिया और हमें ये पढ़ने से भी आभास हो गया कि इस ड्रोन की आखिर क्या आवश्यकता है और क्यों हमें इसकी ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सौर ज्वाला यानी सोलर फ्लेयर के कारण हिंद महासागर में रेडियो ब्लैकआउट। ठीक है, हाल ही में सूर्य से एक शक्तिशाली सौर ज्वाला का उत्सर्जन हुआ है। इसे नासा के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी द्वारा देखा गया। जो SDO है, ठीक है, यानी सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी, यह अध्ययन कर रहा है कि सूर्य कैसे सौर गतिविधि उत्पन्न करता है और अंतरिक्ष में मौसम को संचालित करता है। सो गाइज, ये जो SDO है ना, आप इसको प्लीज़ नोट कर लेना और एक बार रिकॉल कर लेना। UPSC ऐसी चीज़ों पे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछ चुका है, अगर आप पिछले वर्षों के पेपर उठाकर देखेंगे तो। ठीक है, सो SDO जो है ये सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी है। सो प्लीज़ ये आप माइंड रखना। ठीक है, सौर ज्वाला ऊर्जा का एक आकस्मिक विस्फोट है। यह सन स्पॉट यानी सौर कलंक के पास चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के पुनर्गठन का कारण होता है। ठीक है, सौर चुंबकीय चक्र सूर्य के गहरे आंतरिक भाग में संचालित होता है।
यह ऐसे क्षेत्र निर्मित करता है जो सूर्य की सतह पर उभरते हैं और काले धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, वे काले इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वे सूर्य की सतह के अन्य भागों की तुलना में कम गर्म होते हैं। सो ये स्पॉट का आपने समझ लिया कि स्पॉट क्यों होता है, क्योंकि जो उनका परिक्षेत्र होता है उनसे वह कम हीट होते हैं, जिसके पाक के वो काले रंग का दिखाई देते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा में सूर्य की चुंबकीय संरचनाओं में भंडारित ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यह उच्च ऊर्जा एक्सरे विकिरण उत्सर्जन और अत्यधिक त्वरित आवेशित कणों के सूर्य की सतह से बाहर निकलने के कारण बनती है। ठीक है, कभी कभी सौर ज्वालाएं भी सूर्य से गर्म प्लाज्मा को बाहर निकालने के कारण बनती हैं। इससे और तूफान उत्पन्न होता है। इसे कोरोनल मास इंजेक्शंस सीएमई भी कहा जाता है। सौर ज्वाला द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा विकिरण और उच्च ऊर्जा कण आकाश में तीव्र प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। इसे अरोरा या ध्रुवीय ज्योति भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सरकार से फ्लाई ऐश के उपयोग की निगरानी के लिए एक निकाय गठित करने का आदेश दिया है। ठीक है, सो ये हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहा है। ठीक है, हमारे एसे के लिए, आंसर राइटिंग के लिए और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। ठीक है, सो इसको देखते हैं, फिर हम एनजीटी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने केंद्र को फ्लाई ऐश प्रबंधन और उपयोग मिशन स्थापित करने का निर्देश दिया है। यह फ्लाई ऐश के वैज्ञानिक प्रबंधन और उपयोग की निगरानी करेगा। ठीक है, वर्तमान में अनुमानित 1670 मिलियन टन संचित फ्लाई ऐश मौजूद है। ओके, फ्लाई ऐश के बारे में, फ्लाई ऐश एक महीन पाउडर है। यह तापीय विद्युत संयंत्रों में कोयले के दहन से प्राप्त उप उत्पाद है। सो ये देखिए मस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि फ्लाई ऐश है क्या। सो फ्लाई ऐश के बारे में बताया जा रहा है कि फ्लाई ऐश एक महीन पाउडर है। यह तापीय विद्युत संयंत्र में कोयले का जो दहन होता है ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, उसके द्वारा ये प्राप्त एक उप उत्पाद है। ठीक है, संरचना, इसमें पर्याप्त मात्रा में सिलिका, एल्यूमिनियम और कैल्शियम के ऑक्साइड होते हैं। इसमें आर्सेनिक, बोरान, क्रोमियम, सीसा आदि की बहुत कम मात्रा पाई जाती है। ठीक है, भारतीय कोयले में 30 से 45% राख की मात्रा होती है। यह आयातित कोयले 10 से 15% की तुलना में निम्न श्रेणी के कोयले हैं। ठीक है, फ्लाई ऐश का उपयोग कृषि, जल धारण क्षमता और मृदा के वातन या वायु संचरण में सुधार। ठीक है, निर्माण कार्य, पोर्टलैंड सीमेंट, ईंट, टाइल्स आदि का निर्माण किया जा सकता है। अवशोषकों के निर्माण, अपशिष्ट गैसों, पेयजल आदि के शुद्धिकरण के लिए में किया जा सकता है। ठीक है, सो ये इनके उपयोग हैं, मस्ट इंपॉर्टेंट है। सो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि फ्लाई ऐश के उपयोग क्या है। सो कृषि के क्षेत्र में क्या है, जल धारण क्षमता और मृदा के वातन या वायु संचरण में सुधार किया जा सकता है। निर्माण के कार्य, पोर्टलैंड सीमेंट, ईंट, टाइल्स आदि का निर्माण किया जा सकता है। अवशोषकों का निर्माण में क्या करते हैं, अपशिष्ट गैसों, पेयजल आदि के शुद्धिकरण के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, फ्लाई ऐश के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक सरकारी उपाय, कोयले और लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र जो होते हैं 3 से 5 वर्षों के भीतर फ्लाई ऐश का 100% उपयोग सुनिश्चित करना अनिवार्य है। फ्लाई ऐश प्रबंधन के लिए मोबाइल ऐप ऐश ट्रैक लॉन्च किया गया है। ऐश ट्रैक, क्लियर। सभी सरकारी योजनाओं में फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों का अनिवार्य उपयोग किया जाएगा। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आदि। ठीक है, सो ये रहा फ्लाई ऐश के बारे में। ठीक है, सो अब एनजीटी का नाम यहाँ पे आया, अगर हम थोड़ा सा एनजीटी के बारे में बात कर लें तो काफ़ी हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, सो एनजीटी के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो भैया, जो एनजीटी है, ठीक है, जस्ट वेट, एनजीटी जो है, यस, जो एनजीटी है, एनजीटी इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। ठीक है,
ये सबको पता होगा। और कैसे हुआ था? राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम यानी एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर? विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला यह विश्व का तीसरा देश है। जो इंडिया एनजीटी स्थापित करने वाला, एनजीटी स्थापित करने वाला इंडिया विश्व का तीसरा है, ठीक, और विकासशील देशों में पहला है। ठीक है, विकासशील देशों में पहला है। इसके पहले कौन कौन है? तो पहला है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ठीक, पहला है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है न्यूजीलैंड, ठीक, और तीसरा है इंडिया। ठीक है, और विकासशील देशों में इंडिया पहला है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, बस थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बार बार बातें पूछी जाती हैं। ठीक है ना? इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है। ठीक है, और इसके 4 क्षेत्रीय मुख्यालय हैं। ठीक है, जिसमें से भोपाल, ओके, दूसरा कोलकाता, ठीक है, क्लियर, सॉरी, और तीसरा है चेन्नई, ठीक, और चौथा है पुणे। क्लियर? ये हमारे क्षेत्रीय इसके मुख्यालय हो गए। ठीक है, और इसमें क्या है कि जब भी कोई मामला एनजीटी में आता है तो ये फिक्स है कि इनको 6 मंथ के अंदर सॉल्व करने होते हैं समस्या को। ठीक है, और जो एनजीटी के मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है मेंबर का। ठीक है भैया, और लास्ट इसमें एक मस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसका जो प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष, ठीक है ना, इनका चयन सीजीआई के सलाह पर कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। ठीक, और जो मेंबर होते हैं, मेंबर का जो चयन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गठित एक चयन समिति होती है। ठीक, क्लियर? यहां तक हो गया? सो आई होप कि आपको ये जो एनजीटी का टॉपिक है और इसमें जो पहल की जा रही है और फ्लाई गैस समझ में आया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 120वीं जयंती पर राष्ट्र ने श्रद्धांजलि अर्पित की। ठीक है, इस अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राफी प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसे बाद में ग्रेनाइट की मूर्ति में प्रतिस्थापित किया जाएगा। ठीक है, राजनीतिक जीवन क्या है? उन्होंने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्याधिकारी के रूप में कार्य किया था। वे वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष भी चुने गए थे। वर्ष 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में उन्हें फिर से अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, लेकिन गांधी जी के साथ असहमति के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया है। ठीक है, ये 1939 वाला, ठीक है, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है ना? वर्ष 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। ये भी क्वेश्चंस कई बार आ चुका है, प्लीज़ आप इसको कहीं पे नोट कर लेना। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत से निर्वासन और सैन्य गतिविधियां। वर्ष 1942 में वे भारत से निकलकर पहले जर्मनी और फिर बाद में जापान गए थे। जर्मनी पहुंचने के बाद उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो शुरुआत की। ठीक है, इसके बाद फ्री इंडिया सेंटर, आज़ाद हिंद सरकार की पूर्ववर्ती संस्था की स्थापना की। वे जुलाई 1943 में सिंगापुर पहुंचे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का कमान संभाला। सिंगापुर में उन्होंने निर्वासन में आज़ाद हिंद सरकार के रूप में भारत का निर्वासित सरकार का गठन किया। ठीक है, साहित्य में योगदान क्या है?
उन्होंने समाचार पत्र फॉरवर्ड का संपादन किया, मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उन्होंने अपना स्वयं का समाचार पत्र स्वराज प्रकाशित किया, ठीक। देखिए, जो फॉरवर्ड है इसका इन्होंने संपादन किया है, ठीक, और जो स्वराज है इन्होंने प्रकाशित किया है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक भी लिखी, ठीक। अन्य उपलब्धियां, उन्होंने वर्ष 1920 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। हालांकि उन्होंने अप्रैल 1921 में त्यागपत्र भी दे दिया था। चितरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू के साथ उन्होंने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, AITUC का अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था, ठीक। संबंधित सुर्खियां, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक। इस पुरस्कार की शुरुआत भारत में आपदा प्रबंधन क्षेत्र में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किए गए अमूल्य योगदान एवं निस्वार्थ सेवा का सम्मान करने के लिए की गई थी, ठीक है। इसकी घोषणा प्रतिवर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। इस पुरस्कार के तहत किसी संस्था को 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। वहीं व्यक्ति को 5 लाख रुपए और प्रमाण पत्र दिया जाता है, ठीक। देखिए, संस्था के लिए 51 लाख रुपए है और व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपए और प्रमाण पत्र है। एक वर्ष में ऐसे सिर्फ 3 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2022 में पुरस्कार के लिए गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, ठीक, और प्रोफेसर विनोद शर्मा को चयन किया गया है। तो देखिए, ये इम्पॉर्टेंट अभी के लिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारी नई इनिशिएटिव ली गई हैं। इनका स्टैचू भी लगाया जा रहा है 2022 में कि इनको दिया गया है, तो इसलिए चर्चा का विषय भी बना हुआ है। तो प्रोफेसर विनोद शर्मा है व्यक्ति के रूप में और संस्था के लिए गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, ठीक है। कुछ मिसलेनियस टॉपिक है, इसको हम देख लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। संधारणीयता विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, ICSS। हाल ही में संधारणीयता विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 8वें संस्करण का आयोजन किया गया। यह शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और प्रैक्टिशनर्स के बीच इस बात पर रचनात्मक चर्चा को सुगम बनाएगा कि जैव विविधता आधारित समाधान सतत विकास में कैसे योगदान कर सकते हैं, ठीक है। जैव विविधता पर 2020 के बाद एजेंडे के वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय विमर्श में इस सम्मेलन के परिणामों में शामिल होने की उम्मीद है, ठीक है। एग्ज़ाम के रिलेवेंट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट हमारा है तालिबान और अफगान सिविल सोसाइटी ने ओस्लो वार्ता आरंभ की। तो ये देख लेते हैं। इस वार्ता को नॉर्वे सुविधाजनक बना रहा है। यह वार्ता अफगानिस्तान में मानवाधिकारों और मानवीय संकट पर केंद्रित है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लाइन है, अगस्त 2021 में 20 वर्ष बाद तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से अफगानिस्तान में मानवीय दशा काफ़ी ख़राब हो गई है, ठीक है। हमारे लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा अवेयरनेस के लिए, ठीक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक DGGI जारी किया गया, ठीक है। इस सूचकांक में जम्मू एवं कश्मीर सरकार की सहायता से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने तैयार किया है। इसे जम्मू और कश्मीर के 20 जिलों के लिए जारी किया गया है। जम्मू जिला इस सूची में शीर्ष पर है। इसके बाद डोडा, सांबा, पुलवामा, श्रीनगर का स्थान है। DGGI ने जिला स्तर पर विभिन्न शासन हस्तक्षेपों के प्रभाव की पहचान करने में मदद की। इससे लक्षित हस्तक्षेपों के साथ जिला स्तर के प्रशासन में सुधार के लिए भविष्य का एक रोड मैप प्रदान किया गया। यह सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जिला स्तर पर शासन के समान मानकों हेतु रोड मैप उपलब्ध करवाएगा। ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जो किया गया है वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। आप ये याद रखना कि पहला स्थान जम्मू कश्मीर का आया है, ठीक है। बाकी चैनल पे पोलिंग होते हैं क्वेश्चन आंसर के। अगर आप जुड़ना चाहते हैं पोलिंग में तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अवेयरनेस से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको एग्जाम के रिलेवेंट ये वीडियो नहीं लगता तो प्लीज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।